नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जानी मानी खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन जी को। उत्तरा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद। तो आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन से भी भारत के लिए अच्छी खबर है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का क्या हाल है, इन सब पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से दी मात। लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। और जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कोरोना महामारी के कारण रद्द। सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीएल से। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्या कुछ हो सकता है, मैच का समीकरण बता रही हैं दीपिका। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आईपीएल में अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी है तो उसे आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में दमदार वापसी करनी होगी। 3 बार के चैंपियन और पिछली बार के उपविजेता चेन्नई को अभी तक 7 मैचों में से 5 में हार मिली है और अब वो जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब है। 8 टीमों की तालिका में अभी वो 7वें स्थान पर है। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई को लक्ष्य का पीछा करने वाली सबसे अच्छी टीम माना जाता रहा है, लेकिन इस साल अभी तक उसके बल्लेबाज ही नाकाम रहे हैं। उसे 5 हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली। शेन वॉटसन और फॉफ डुप्लेसिस ने शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर को अब बेहतर खेल दिखाना होगा। सैम करन, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो भी बल्लेबाजी में असफल रहे हैं। धोनी भी फिनिशर की भूमिका नहीं निभा पाए हैं। गेंदबाजी में ब्रावो की वापसी से टीम संतुलित हुई है, लेकिन करण, शार्दुल ठाकुर और कर्ण शर्मा को और अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस मैच में धोनी की टीम सनराइजर्स से पिछले मैच में मिली 7 रन की हार का बदला चुकता करने की भी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सनराइजर्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसने 7 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है और तालिका में 5वें स्थान पर है। बल्लेबाजी सनराइजर्स के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो, कप्तान डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन लगातार अच्छा स्कोर बना रहे हैं और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। गेंदबाजी उसका कमजोर पक्ष बनकर सामने आया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और ऑलराउंडर मिशेल मार्श को गंवाने के बाद सनराइजर्स की गेंदबाजी कमजोर पड़ी है। लेग स्पिनर राशिद खान और यॉर्कर विशेषज्ञ टी नटराजन ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन संदीप शर्मा, खलील अहमद और युवा अभिषेक शर्मा गेंदबाजी की यूनिट की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा जी, बराबरी का मुकाबला? मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर शायद सीएसके पे ज्यादा ही होगा सनराइजर्स के मुकाबले, क्योंकि आप अपने पीछे जितना लंबा जीत का लेके चलते हैं इतिहास, उतना ज्यादा आपके ऊपर उम्मीदें लोगों की बनी रहती हैं, खास करके जब आपकी टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हों। हालांकि आज की जो टीम है उसे देख के थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई है। उन्होंने एक और बॉलर खिलाया है, जबकि लगातार उनकी गेंदबाजी उतना खराब कर नहीं रही है। वो बहुत सामने वाली टीम को उतने रन बनाने दे नहीं रही है और लगातार 160, 70, 80, 60, 70, 80 तक रोक रही है। लेकिन प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में है। आज की जो उनकी लाइनअप है, अगर उसको देखा जाए तो ऊपर के 3 बैट्समैन अगर छोड़ दिए जाएं, शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी और अंबाती रायडू, तो बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो सारे या तो बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं। धोनी विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी उस तरह से बल्लेबाजी चल नहीं रही है, ना फिनिशर के तौर पे, ना मिडिल ऑर्डर में जब उन्होंने एक आध मैच में अपने आप को ऊपर प्रमोट किया नंबर 4 पे आके, तो भी वो उस तरह से रन रेट में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है कि जब आपकी बल्लेबाजी ठीक ना चल रही हो तो आप और गेंदबाज खिलाएं अपनी टीम में। लेकिन अब क्या सोच के उन्होंने किया है, क्योंकि यहां बैठ के ये जरूर बोला जा रहा है कि वहां पे पिचेस अब धीरे धीरे स्लो होती जा रही हैं शुरुआत के मुकाबले, दुबई में भी, अबू धाबी में भी, शारजा में भी। तो उसको देख के उन्होंने लिया है एक एक्स्ट्रा बॉलर, वो भी स्पिनर उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है। लेकिन जब बहुत क्लियर हो ये चीज कि आपकी एक चीज बिल्कुल नहीं काम कर रही है, तो दूसरी चीज की तरफ और ज्यादा ध्यान देना थोड़ा सा अजीब लगता है। पर अब देखना पड़ेगा कि क्या सोच के उन्होंने ये फैसला लिया है। पीयूष चावला को चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। धोनी पर सवालिया निशान है। दूसरी तरफ सनराइजर्स के लिए क्या कहेंगे? भुवनेश्वर की कमी ज्यादा खल रही है।
मुझे लगता है भुवनेश्वर की कमी उतनी नहीं खल रही है जितना वो शायद अपना कॉम्बिनेशन समझ नहीं पा रहे हैं। और उनकी भी तरफ से हालांकि जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, केन विलियमसन रन मार रहे हैं, लेकिन उस तरह की पारी वो नहीं खेल रहे हैं जिस तरह की पारी की उम्मीद की जाती है डेविड वार्नर से या केन विलियमसन से या मनीष पांडे से भी, क्योंकि ये बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हो नहीं पा रहा है। और राशिद खान बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनका ट्रम्प कार्ड होना था इस सीजन में, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो बाकी टीमें हैं वो अब थोड़ा सा उनको समझने लगी हैं, और उससे ज्यादा उन्होंने न सिर्फ राशिद खान को समझने लगी हैं, बल्कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये डिसाइड किया है कि वो बाकी गेंदबाजों के पीछे ज्यादा जाएंगे रन मारने के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है वो अपना कॉम्बिनेशन उतना ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस एरिया में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि आपके पास सारे टुकड़े हैं जिग्सॉ पजल के, लेकिन उनको फिट कैसे करना है वो नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही कप्तान ये कोशिश करेंगे कि जो फाइनल पंच की कहानी उत्तरा जी कह रही हैं वो इस मुकाबले में वो दिखाएं और अपनी अपनी टीम को जीत दिलाएं। अगर चेन्नई की टीम आज का मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। आईपीएल में कल शारजाह में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली केकेआर पर भारी पड़ी। क्या रहा मैच का हाल, सुनते हैं रिपोर्ट विशाल शर्मा से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एबी डिविलियर्स की 33 गेंद में 73 रन की ताबड़तोड़ पारी के बाद शानदार गेंदबाजी से कल शारजाह में आईपीएल के एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने डिविलियर्स और कप्तान विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 गेंद में नाबाद 100 रन की साझेदारी के दम पर 2 विकेट पर 194 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोहली ने नाबाद 33 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच ने 47 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। केकेआर का कोई भी बल्लेबाज टिककर बड़ी पारी नहीं खेल सका। आंद्रे रसल की खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता की बात है। राहुल त्रिपाठी का बल्लेबाजी क्रम लगातार बदलना भी टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। कोहली ने केकेआर पर दबाव बनाने के लिए स्पिनरों का सही समय पर इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए 4 ओवर में महज 20 रन देकर 2 विकेट, जबकि युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वहीं क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि नवदीप सैनी, इसुरु उडाना, मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट हासिल किया। आरसीबी इस जीत से 7 मैचों में 10 अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि कप्तान दिनेश कार्तिक की टीम के इतने ही मैचों में 8 अंक हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। केकेआर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। कल का जो मैच था लगभग वन साइडेड हो गया। बिल्कुल, और हालांकि T20 को कहा जाता है कि वो किसी भी तरफ पलट सकता है, और उसमें जो प्योरिस्ट्स हैं वो उस तरह से उसको बहुत टेक्निकल गेम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर T20 में कुछ परफेक्शन के आसपास आ सकता था तो कल शायद वो आरसीबी का परफॉर्मेंस था, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, फील्डिंग हो या फील्डिंग के टाइम पे हो। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें ये लग रहा था कि केकेआर उनकी बराबरी पे है। और T20 में 20 ओवर के मैच में 82 रन से जीतना बहुत बड़ी बात होती है। 82 रन वनडे में भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर T20 में तो बिल्कुल वन साइडेड भी नहीं कहा जा सकता। इसे एक पूरी तरह से सामने वाले को खत्म कर देना ही कहा जाएगा। रसल की खराब फॉर्म और सुनील नारायण पर क्वेश्चन मार्क, ये 2 बड़े झटके केकेआर के लिए। मुझे लगता है रसल के फॉर्म से ज्यादा नारायण का जो सवाल है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसल जिस तरह के खिलाड़ी हैं, अगर वो फॉर्म में आते हैं तो फिर उनको सिर्फ 1 ओवर चाहिए, 1 मैच चाहिए, उसके बाद फिर आप उनको नहीं रोक सकते। वो अगर वो फॉर्म में आ गए, जैसे किरोन पोलार्ड हैं या वैसे वो उस तरह के खिलाड़ी हैं, अगर वो फॉर्म में आ गए और उनके पहले 1-2 बॉल पे उन्होंने रन बना लिए, फिर आप उनको नहीं रोक सकते, फिर वो उस फ्लो में खेलते चले जाएंगे। और फील्डिंग उनकी खराब नहीं है आंद्रे रसल की, और कल का मैच अगर छोड़ दिया जाए तो वो गेंदबाजी में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है नारायण थोड़ा सा उनके लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि अगर एक बार और उनको ऑलरेडी चेतावनी मिल चुकी है और अब बिजनेस एंड की तरफ चीजें जा रही हैं, और अगर बाई चांस दोबारा ये होता है तो वो नारायण से बॉल नहीं करवा पाएंगे आगे के मैचेस में। और हो सकता है उस चीज को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको उनके अंदर झिझक भी हो टीम मैनेजमेंट में कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि वो उनको
तो ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब एक बॉलर के तौर पे अगर नहीं खिलाएंगे तो उनकी क्या जगह बनती है बैट्समैन के तौर पे। नारायण की वजह से थोड़ा उनको अपना कॉम्बिनेशन समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी आगे। जी हां, बिल्कुल। ब्रेंडन मैकलम और दिनेश कार्तिक के लिए यह बहुत चिंता की बात है, चूंकि सुनील नारायण को एक बार वार्निंग दी गई है संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन को लेकर, और जैसा कि उत्तरा जी बता रही हैं, अगर दूसरी बार चेतावनी दी जाती है तो वो पूरे आईपीएल सीजन में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट के बाद बैडमिंटन की बात करते हैं। भारत के लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में लक्ष्य ने फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव को 21-9, 21-15 से हराया। दूसरे दौर में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियन सोलबर्ग बिटिंगन्स और बेल्जियम के मैक्साइम मोरीमिल्स के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। 5वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत, अजय जयराम और शुभंकर डे कल अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। लक्ष्य से कितनी उम्मीद है? उम्मीदें तो काफी हैं, खासकर कि जिस तरह से लगातार उन्होंने अपना जूनियर में जो उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू किया उसको वो सीनियर में भी लेके चले हैं, तो उम्मीदें काफी हैं। पर ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि काफी लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं एक तरह से। हालांकि बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स करीब महीने 1.5 महीने पहले शुरू हो चुके थे, पर इंडियन प्लेयर्स के लिए ये पहला आउटिंग है। और बैडमिंटन जैसे खेल में 5-6 महीने बाहर बैठ के वापस आना आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से। और ऊपर से इतना लंबा फ्लाइट का आप करके जाते हो, वहां पे इतनी प्रिकॉशंस होती हैं आपको जितनी लेनी पड़ती हैं, तो आप उस तरह से प्रॉपरली वार्म अप भी नहीं कर पाते हो अभी की जो हालात हैं उसमें। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, खासकर कि जब वो ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे जो पिछले 1-2 टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं यूरोप में। मोमेंटम उनकी तरफ रहता है, बट उम्मीद जरूर है। और लक्ष्य सेन के साथ साथ मुझे लगता है अजय जयराम और किदाम्बी श्रीकांत को अपने आप से बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि अभी तक ओलंपिक की रेस जो है, ओलंपिक में जगह बनाने की, वो अभी खुली हुई है और उन्होंने अभी नहीं किया है उसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। तो बहुत उस चीज को लेके उन दोनों को जरूर ये होगा कि अपने थोड़े से पॉइंट्स बढ़ाएं और यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि रैंकिंग पॉइंट्स में उनको काफी मदद मिल सके। साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप को भी खेलना था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। आपने अजय जयराम की बात की, इस टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। देखिए, वो थोड़े से प्रोसीजरल इश्यूज थे उनके पास। उनको शायद ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू जाना था और वाया यूके थी उनकी फ्लाइट, प्लस पर जो उनके पास वीजा था वो उनको ट्रांजिट अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने फिर शायद एयर फ्रांस के थ्रू किया है, जिसमें बाकी खिलाड़ी गए हैं, तो उन्होंने एक दूसरा रूट लिया है। ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं और कई बार ये हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हालांकि ये सारे बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कई सालों से पूरी दुनिया में खेलते आ रहे हैं, पर जब ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं मुझे लगता है कि एक आखिरी नजर, जो एक फाइनल स्टॉप होता है, उसमें फेडरेशन को एक नजर जरूर मार देनी चाहिए, ताकि वहां पहुंच के इस तरह की दिक्कत ना आए खिलाड़ियों को। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अजय जयराम ने भारत सरकार और खेल मंत्रालय से निवेदन किया था और उसके बाद ही वो इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे जैसे भारतीय खिलाड़ी अपने मुकाबले खेलेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टेनिस की बात करें तो स्टैनिस्लास वावरिंका सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के वावरिंका ने पहले दौर में डैन इवांस को 3-6, 7-6, 7-5 से हराकर मैच अपने नाम किया। दूसरे दौर में वावरिंका का मुकाबला रूस के क्वालिफायर इवोगेनी डोनस्कोई से होगा। डोनस्कोई ने इगोर गोरासिमोव को 6-4, 7-6 से पराजित किया। ब्रिटेन के कैमरन नोरी ने 8वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 4-6, 6-3 से मात दी। असलान कारोत्सेव ने टेनिस सैंडग्रेन को 7-5, 3-6, 7-5 से पराजित किया। अलेक्जेंडर बुब्लिक ने मैकेंजी मैकडोनाल्ड पर 2-6, 7-6, 6-4 से जीत दर्ज की। वावरिंका फेवरेट हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रैंक प्लेयर हैं टूर्नामेंट में और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने अचीव किया है अचीवमेंट के हिसाब से, तो बिल्कुल वो फेवरेट हैं। खासकर कि जब ये देखा जाए तो कि बाकी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं खेल रहा है और फ्रेंच ओपन के बाद एक तरह से सीजन खत्म हो चुका है, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि इस चीज का पूरा फायदा उठाएं और थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एटीपी पॉइंट्स यहां पे हासिल कर पाएं।
आई लीग फुटबॉल क्वालिफायर में कल एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड का सामना कोलकाता में अहमदाबाद की ARAFC से होगा। बेंगलुरु ने आई लीग क्वालिफायर में एक मैच जीता है और एक गंवाया है। इस मैच को जीतकर टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान सुरक्षित रखना चाहेगी। वहीं ARAFC का मानना है कि स्थानीय मजबूत क्लब मोहम्मडन FC से मिली 1-4 की हार उनके लिए काफी सबक देने वाली रही। बेलग्राद में इस वर्ष होने वाली जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दी गई है। कुश्ती की विश्व संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने यह फैसला किया है कि मौजूदा हालात चैंपियनशिप को आयोजित कराने के लिए अनुकूल नहीं है। जहां तक इस साल बेलग्राद में होने वाली सीनियर चैंपियनशिप का सवाल है तो 70% भागीदार देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जिससे 12 से 20 दिसंबर तक होने वाली इस चैंपियनशिप की संभावना बनी हुई है। जूनियर चैंपियनशिप रद्द, लेकिन सीनियर की संभावना बरकरार। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है कि एटलीस्ट एक टूर्नामेंट इस साल में हो, क्योंकि लगातार शेड्यूल हो के टूर्नामेंट्स कैंसिल हुए हैं रेसलिंग के। तो अगर जूनियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दुख की बात जरूर है, खास करके जो अगली लाइन है हमारे रेसलर्स की, उनके लिए बहुत जरूरी होता है जूनियर वर्ल्ड। हमारे अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो बजरंग हो या दीपक पुनिया हो या रवि दहिया हो, ये सारे जूनियर में अचीवमेंट के बाद ही सीनियर में आए हैं और उसके बाद उसको उन्होंने आगे कायम रखा है। पर जिस तरह से UWW ने कल कहा अपनी विज्ञप्ति में कि जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो पाई थी, तो जब आपके पास इतने लोग ना हो कि वो पार्टिसिपेट करना चाहें तो मजबूरी में आपको कैंसिल करना ही पड़ता है। हालांकि सीनियर्स का भी अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि 6 नवंबर को एक आखिरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होनी है जिसमें इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन भारतीय अगर रेसलर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये मुकाबला। लगातार रेसलर्स के कैंप भी नहीं हुए हैं, तो एक तरह से वो पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीने से 6 महीने से सिर्फ अपने घरों में हैं, अपने अखाड़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने से लड़कों का कैंप शुरू हुआ है, लड़कियों में तो अभी वो भी पूरी तरह से नहीं ठीक से शुरू हो पाया है, सारे रेसलर्स पहुंचे नहीं हैं वहां पे। तो सीनियर्स के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये, और इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक सिर्फ 3 या 4 हमारे रेसलर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। बाकियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो वापस मैट पे आए, एक प्रॉपर कंपटीशन, अच्छे लेवल का कंपटीशन करें और अपने आप को टेस्ट करें कि अगले 6 महीने में जब क्वालिफाइंग बाकी टूर्नामेंट्स होंगे तो वो किस लेवल पे हैं। तो अगर सीनियर्स का ये होता है तो मुझे लगता है बाकी खिलाड़ियों का तो पता नहीं, क्योंकि यूरोप में लगातार चीजें हो रही हैं। भारतीय पहलवानों के लिए मुझे लगता है कि वो जरूर ये चाहेंगे कि ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर हो। जैसा कि उत्तरा जी ने बताया कि 6 नवंबर को होने वाली बैठक के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि ये टूर्नामेंट होना है या नहीं। वन इनसाइड द मैट्रिक्स चैंपियनशिप 30 अक्टूबर को सिंगापुर में खेली जाएगी। वन चैंपियनशिप ने आज ये घोषणा की कि टूर्नामेंट का सिंगापुर के इंडोर स्टेडियम से सीधा प्रसारण 30 अक्टूबर को किया जाएगा। भारतीय पहलवान से MMA फाइटर बनी रितु फोगाट 52.2 किलोग्राम वर्ग में कंबोडिया की नू स्रे पोव के सामने होंगी। इसमें 4 विश्व खिताब बाउट और कुल 6 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। करणी सिंह निशानेबाजी रेंज को 4 जोखिम क्षेत्रों में बांटा जाएगा ताकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके निशानेबाज कोविड-19 महामारी के बावजूद जैव सुरक्षित वातावरण में बृहस्पतिवार से 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय शिविर में अभ्यास कर सकें। भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ सुरक्षित वातावरण में शिविर के आयोजन के लिए संयुक्त जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये शिविर इससे पहले महामारी के कारण 2 बार स्थगित किया जा चुका है। इसमें 32 निशानेबाजों, 8 कोच, 3 विदेशी कोच और 2 सहयोगी स्टाफ के भाग लेने की संभावना है। साई के अनुसार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके सभी 15 निशानेबाज इसका हिस्सा होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 1 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। कैसे देखती हैं इस शिविर को? ये जब तक शुरू नहीं होगा और सारे कोचेस और निशानेबाज वहां पहुंच नहीं जाते, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पहले भी कैंसिल हो चुका है। एक बार साई की तरफ से परमिशन नहीं हुई थी, एक बार NRAI ने कैंसिल करा था क्योंकि उनका कहना था कि निशानेबाज आना नहीं चाहते हैं, अभी वो उतना सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं ट्रैवल करने में। और इस बार भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सारे निशानेबाज आएंगे या सारे कोच आएंगे वहां पे। तो जब तक सारे वहां पे अटेंडेंस अपनी नहीं लगा लेते हैं और प्रेजेंट नहीं होते हैं,
कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ जाएगी ये चीज। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो दुबई में इस समय चेन्नई का मुकाबला हैदराबाद से हो रहा है, चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि फैफ डुप्लेसिस के साथ सैम करन सलामी बल्लेबाजी करने आए हैं। उत्तरा जी, समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा करें। स्टूडियो में आई तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।